नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ऐश्वर्या स्वागत करती हूँ आप सभी का वीएस एजुकेशन और आरएम सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम ऐश्वर्या मुंदड़ा है। एमपीपीएससी 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ वो मध्य प्रदेश का पूरा सामान्य अध्ययन जो है वो पूरा पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो पूरे एमपीपीएससी 2023 जो 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी प्लान की है कि पूरा सिलेबस जो है हम उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। जो पूरा सिलेबस है पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है, पार्ट ए में हम जो पढ़ेंगे वो ऐसा है कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कंबाइंड जो सिलेबस है हम आपका पहले वो कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दूं। पार्ट ए जो है वो होगा आपका जो पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, लेकिन सिर्फ अगर प्री के फैक्ट हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, हमें डिटेल स्टडी की जरूरत है। तो पार्ट ए में हम वो चीजें कवर करेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है। ठीक है, और पार्ट बी जो होगा आपका, पार्ट बी वो होगा जो आपका सिर्फ मेंस में आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका सिलेबस हर सब्जेक्ट में डील होगा। ठीक, इतनी बात। अब अपन एक बार इनको डिटेल में और देख लेते हैं। देखिए, इस लेक्चर के बाद आपको इसकी पीपीटी और पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ ही मैं बात करूं, पीडीएफ आपको नीचे लिखी गई जो लिंक है उसमें मिल जाएगी। आप नेक्स्ट क्लास से ये करें कि अगर आपको पीडीएफ पहले ही दे दी जाएगी तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के सामने बैठे, जिससे कि जो जो हम पढ़ाते जाएंगे वो आपको सामने भी दिखेगा। पहली बात। दूसरी बात कि इस क्लास के बाद चूंकि मैं इसमें आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें भी नोटिफाई हो जाएगा। आप जो मेरे नोट्स हैं, कमेंट्स हैं, आप वो वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी उसको चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। जो नई चीजें उसमें बताई जाए आप उनको भी नोट करते जाइएगा। ठीक है, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल दी जाएगी, तो आप वहां से उसको पीडीएफ को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको एमपीपीएससी के पुराने 10 सालों के मेंस के और प्री के क्वेश्चन भी आपको पूरे दे दिए जाएंगे, जिससे आप धीरे धीरे पढ़ते जाए और अपने क्वेश्चन लगाते जाए। राइट, एक काम और है कि इस स्लाइड के आखिरी में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उनको देखेंगे। जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका टॉपिक साथ साथ में तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हुए अपन शुरू करते हैं एमपी का सिलेबस जो हमें पढ़ना है। देखो, इस एमपी को मेरा पढ़ाने का मकसद एक और था कि एमपी जीके है, एमपी स्टैटिक पार्ट है, 100 क्वेश्चन में से 35 से 40 क्वेश्चन कवर करता है। तो भाई आपकी रीढ़ तो यही है, तो इसको और अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए आप देखें किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय अपन पढ़ेंगे, फिर गठन की जानकारी जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों में है। डिटेल में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आना है। हम एमपी वाले जितने हैं यही अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड ले सकते हैं, जहां पे हमें हर बारीक से बारीक चीज हम सॉल्व कर पाएंगे। फिर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ठीक, फिर पर्वत श्रृंखलाएं, कौन सी पर्वत श्रेणी, पूरा पर्वत श्रृंखलाओं के अलग टॉपिक है। मध्य प्रदेश की नदियां, ठीक है, नदियां हुई, फिर आपकी झीलें हो गई, सिंचाई परियोजना, फिर है आपकी मृदा आपका प्रीलिम्स में दोनों, ये जो टॉपिक लिखे हैं प्रीलिम्स में दोनों में है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जलवायु की बात आती है, वनोपज, प्राकृतिक वनस्पति, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला दोनों पोर्शन हर साल क्वेश्चन आए हैं, हर साल। ये नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछने वाला है, एमपी का कोई भी एग्जाम होगा। ठीक, फिर वन्य जीव, यहाँ पे हम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डील करेंगे। कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन, ठीक है, फिर आपका परिवहन, खनिज, ये वाली बातें रही। इसके बाद हम बात करें ठीक है, फिर खनिज आधारित उद्योग हो जाते हैं हमारे। विद्युत परियोजना है, मतलब आपके जो प्लांट लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, वो सब आएंगे यहाँ पे। जनांकिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं ऐसे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दूं, क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। जनगणना, मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक।
जनजातियां हर साल क्वेश्चन है, ठीक है। जनजाति व्यक्तित्व, ये एमपीपीएससी 2020 में ये सिलेबस में नया जोड़ा गया था और बहुत अच्छे अभी काम हो रहे हैं यहाँ पे, कई सारे नए व्यक्तित्व भर के आ रहे हैं, तो डिटेल में देखना है। कल्याणकारी योजनाएं, हर साल क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, ये मेंस का टॉपिक है, लेकिन कुछ टॉपिक इसके जो कि प्रीलिम्स में कवर होंगे, ठीक है। ठीक, इतनी बात। फिर मध्य प्रदेश में इतिहास की घटनाएं, एमपी का हिस्ट्री की बात करें, मध्य प्रदेश के राजवंश के बाद इस मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 से 5 क्वेश्चन का रेंज इसके बीच में देखा गया है। कलाएं, फिर स्थापत्य कलाएं, फिर आपका वास्तुकला के पक्ष, विश्व धरोहर स्थल, ये तो भाई 3 है, हर बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आसान हो, डिटेल में पूछा गया हो, हर साल पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश की बोलियां, इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये वो टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पार्ट ए में, फिर और क्या क्या चीजें हैं, पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के, इन दोनों में अभी हमारी जो वर्तमान सरकार है बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो फिर से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्यकार और उनकी रचनाएं, ठीक है। एमपीपीएससी 2021, 20, 22 कंटिन्यू क्वेश्चन आए हैं। पर्व मेले, मुझे याद आ रहा है अभी हाल ही में एग्जाम हुआ एमपीपीएससी टेक्निकल ऑफिसर में, तो कोई मेला पूछा गया, शायद कालू जी महाराज का मेला था, तो हर साल पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल कौन से नंबर के, क्या कितनी विधानसभा सीट, ये सब यहाँ से। राज्यपाल, विधानसभा, विधानमंडल, पंचायती राज, ठीक। इसके बाद आता है नगरीय प्रशासन, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, ये देखिए अब ये आपकी कवर देखें आप, जो आपके एमपीपीएससी में प्रीलिम सिलेबस की 9th यूनिट है, सॉरी 8th यूनिट जो है, उसमें स्पोर्ट्स दिया हुआ है भारत का, मध्य प्रदेश का, और साथ ही में उसके करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जो मैं आपका करूंगी वो आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर करूंगी, साथ ही साथ जो हाल ही में खेल हुए हैं उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, यहाँ हम मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स वाली चीजें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप समझें जरा सिलेबस को। आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर वाला भाग है, राइट। एक बार आपने वो सब पढ़ा, ये सब चीजें आपको एमपी में फिर से पढ़नी है। तो एमपी का अगर आपको एक बार याद हो जाता है, आप दूसरा जगह कनेक्ट कर पाएंगे, और अगर वहां का कनेक्ट जो आपने एक ऑल ओवर इंडिया के रिस्पेक्ट में जो पढ़ना है आपको, वो पढ़ लिया तो एमपी आसान हो जाएगा। मतलब हर चीज आपको 2-2 बार तो पढ़नी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपन मेंस वाला पोर्शन, ठीक है। देखें मेंस में जो ये वाला टॉपिक आपका मेंस में भी है, और ये बिल्कुल आपको एक सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखें मध्य प्रदेश का गठन और राज्यों का पुनर्गठन, फिर मृदा, उसके गुण, क्षरण, समस्याएं, ठीक है। देखिए क्यों एमपी मृदा अपन 2-2 बार देखेंगे। जो पहले मृदा आप पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, मिट्टी कितने प्रकार की है, कहाँ कौन सी मिट्टी है, वो वाली चीजें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे उसके गुण, क्षरण की समस्याएं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कृषि, फसल प्रतिरूप, खाद्य बीज, भंडारण, विपणन, पूरा एग्रीकल्चर का डीप वाला है। आधारभूत ढांचा, ठीक है, सड़क है, ब्रिजेस हैं, ये सबको डिटेल में। जनसंख्या का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, मेंस के रिस्पेक्ट में, मेंस के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे इसको। मानव संसाधन नियोजन, ठीक है, जो जनसंख्या है उसको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, मेंस का टॉपिक है, ठीक है। पार्ट आपके पेपर 2 में आता है। मध्य प्रदेश में पर्व, जनजातियां, उत्सव, ठीक है, यहाँ से आपके हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर होगा, हिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट में। मध्य प्रदेश में पर्यटन, मेन अभी प्रीलिम्स में हम सब पढ़ लेंगे, मेंस में इन्हीं को मिला जुला के अच्छे शब्दों में आपको लिखना रहेगा। अगला टॉपिक आता है रियासत, 2020 में ये जोड़ा गया है, 5 रियासतें हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए ये आपका प्रीलिम्स और मेंस का टॉपिक रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो पार्ट ए से करेंगे, ठीक है। चलिए बिना देर के अपन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैंने बताया आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी,
है ना, इकोनॉमी, ये सब मध्य प्रदेश का इंडिविजुअल पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश में अपन किस तरीके से डील करने वाले हैं। जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, मतलब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे। शुरुआत से अक्षांशीय विस्तार, ठीक, कितना फैला है मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य, ठीक है, फिर पड़ोसी राज्य, यहाँ की जलवायु, कहाँ कितनी वर्षा, ठीक है, कर्क रेखा, भाई एमपीपीएससी में पूछा जाने वाला है, कर्क रेखा का कहाँ से निकलती है, ठीक है, फिर कितने जिलों से निकलती है, ये सब चीजें, उसका केंद्रीय बिंदु, ठीक। तो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में यहाँ आपकी चीजें बेस बिल्कुल शुरुआत जहां से होनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति, मतलब यहाँ का प्रशासन किस तरीके से चल रहा है, उसमें देखें, हमने संभाग में बांटा, पहले मध्य प्रदेश को जिलों में बांटा, विकास खंडों में बांटा, तहसील में और ग्राम पंचायतों में, ठीक है। इन सबको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक वो शोकेस है कि हम अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे, ठीक है। ये मतलब होता है ना, पहले आप आंखों से चख लीजिए सब्जेक्ट को, ये वो है, टेस्ट अभी बाद में करेंगे, ठीक है। राजनीतिक स्थिति, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट, मध्य प्रदेश में विधानसभा, ठीक, सीट कहाँ की, मतलब कितनी सीटें हैं, ठीक है, और मेन जो आपके मंत्री वगैरह हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक। न्यायिक स्थिति में क्या आएगा, देखो, फिर पॉलिटी का एक आपका जो जुडिशरी वाला पार्ट है, न्यायिक व्यवस्था, वो मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट कहाँ, हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ, ठीक है, हाईकोर्ट की स्थापना कब, ये वो बेसिक चीजें जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब की डिटेल अपन अंदर आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज, पहले तो मध्य प्रदेश में खनिज पाए जा रहे हैं, कौन सा खनिज कहाँ पाया जा रहा है, ये सब डिटेल। कृषि और इसकी अन्य स्थिति या जो आपकी आर्थिक स्थिति में और देखेंगे, ठीक, इतनी बात। तो ये रही मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, मध्य प्रदेश की स्थिति, जुडिशरी और इकोनॉमिक, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, तो भाई सबसे पहले हम देखें हमारा जो राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, बना कब था। आपको यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट चीजें बताते जाऊं वो आप अपने पास नोट करते जाइएगा, और अगर आपने पीडीएफ निकलवा ली है तो वहीं पे आप उसे मेंशन करते जाएं। मध्य प्रदेश जो कि शुरुआत में हम आजादी के बाद जो एक स्पेशल मध्य प्रदेश बनता है वो है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर ही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का गठन आप देखें, मध्य प्रदेश पहले जो था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे, उस समय कई रियासतों में हमारा जो हम जहाँ रह रहे हैं वो रियासतों में बटा था, ठीक है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा होलकर रियासत, है ना, और आपकी भोपाल रियासत, बुंदेला रियासत, ऐसे कई रियासतें थी जो कि जिनका एकीकरण का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। इसीलिए वो लौह पुरुष और बिस्मार्क कहे जाते हैं, ठीक है। अलग अलग रियासतें थी, आजादी के बाद इन रियासतों का एकीकरण हुआ, इनको मिलाया गया, ठीक है। तो देखें, मध्य प्रांत, मध्य भारत, है ना, विंध्य प्रदेश, 3 देखेंगे, मध्य प्रांत है, विंध्य प्रदेश है और मध्य भारत है। इनको पार्ट्स को मिला के क्या बनाया गया, हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया, ठीक है। अब आपको एक चीज और बताऊं, अंग्रेजों ने आपके जो भी कई जो अलग अलग रियासतें थी उनको पार्ट्स में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। उसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हुआ करते थे, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्या बनाया गया था, हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। ये वाली बात हुई। इस समय तक क्या था, 56 से लेके 2000 तक, 1956 से लेके 2000 तक आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की भी मांग हुई कि उनका आर्थिक विकास इतना नहीं हो पा रहा था, चूंकि छत्तीसगढ़ जो था वो थोड़ा, वहां जनजातियां ज्यादा थी, वन क्षेत्र ज्यादा थे, खनिज भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका आर्थिक विकास उतना नहीं हो पा रहा था जितना कि मध्य प्रदेश के इस भाग का हुआ, ठीक। छत्तीसगढ़ की मांग हुई कि और एक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी इनको अब अलग अलग करने की मांगे उठ रही थी। तो मध्य प्रदेश का फिर एक बार विभाजन होता है 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। 2000 को विभाजन हुआ और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 अलग अलग आपके राज्य बन गए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी क्या हो गया, 1 नवंबर, हम पड़ोसी है हमारा, ठीक। चलिए देखिए, अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन एक बार इसे देख लीजिए। पहले अपना मध्य प्रदेश कुछ ऐसा था,
ठीक है, कुछ इस तरीके से था। बाद में ये भाग यहाँ से अलग हो जाता है, छत्तीसगढ़ बन जाता है। ठीक है, और देखें छत्तीसगढ़ ही नहीं, कुछ महाराष्ट्र का भाग भी हमारे यहाँ था, राजस्थान का भी एक दो चीजें हमारे यहाँ थी, तो उनको बाद में एक्सचेंज कर लिया गया। महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र को दे दिए, ये महाराष्ट्र का भाग नहीं था, पहले एक ही थे, करीबन हमने 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए थे और छत्तीसगढ़ तो पूरा ही अलग हो गया था। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका पहला मध्य प्रदेश था। देखिए आपके जो आपको एमपी बड़ा आसान लगता है वो पहले इतना विस्तृत था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ, अपनी थोड़ी इसकी तारीफ कर ले, है ना। इसको और क्या क्या नाम दिया गया है, सभी के नाम होते हैं, चिंटू, सोनू, इस तरीके से नाम। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के क्या क्या नाम है। हृदय प्रदेश, चूंकि पूरे भारत के हम सेंटर में हैं, भारत का हृदय प्रदेश है। ठीक है, हार्ट ऑफ द इंडिया। आपको अगर याद हो, मध्य प्रदेश टूरिज्म की जो टैगलाइन है, द हार्ट ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक, तो बिल्कुल हम बीच में बैठे हैं। हीरा प्रदेश, चूंकि मध्य प्रदेश में जो पन्ना नामक स्थान है, पन्ना जो जिला है, वो सबसे ज्यादा हीरे का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसलिए मैं बात करूंगी क्योंकि कुछ जिले और भी हैं जहां पे भी हीरा प्रोडक्शन होता है दूसरे राज्यों के, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात करें वो हमारे यहाँ ही होता है। ठीक है, वनों का राज्य, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पूरे इंडिया में वो कहीं है तो हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक, वनों का राज्य। तेंदुआ राज्य, ये अब बात आती है। अब देखो मध्य प्रदेश में वन ज्यादा है तो डेफिनेटली जानवर भी ज्यादा होंगे, उन जानवरों में भी इनकी भी गिनती होती है। तेंदुआ है, बाघ है, गिद्ध है, भेड़िया है, घड़ियाल है, इन सभी में हम सबसे नंबर 1 पे हैं। ठीक है, देखिए तेंदुआ राज्य, अब देखें इनकी आपको नंबरिंग याद रखनी होगी। ठीक है, तेंदुआ कितना है, 3 4 2 1, याद कर लें जरा। देखो 1 2 3 4 तो है, 1 2 बस 3 यहाँ होना था लेकिन नहीं है, तो आप देख लें जरा इसको। 34 21 याद रख पाए तो ओके, नहीं तो 3 4 2 1। ठीक है, 34 21 थोड़ा ज्यादा याद हो पाएगा। क्या है, तेंदुआ राज्य। ठीक है, अब बात आती है मैम तेंदुआ और बाघ में क्या अंतर है ना। तेंदुआ और बाघ ये जो दोनों हैं बिल्ली की प्रजाति ही हैं, और अब तो हम चीता स्टेट भी हो गए, ये सब बिल्ली की ही प्रजातियां हैं। इनमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इस थोड़ी देर बाद हम पढ़ लें एक बार, फिर हम तीनों के अंतर भी समझ लेंगे। ठीक है, अब आता है तेंदुआ हो गया 34 21। चलिए, वुल्फ स्टेट, भेड़िया। ठीक है, वो लोमड़ी और भेड़िया की कहानी है ना, बढ़िया चालाक वाला जो है। भेड़िया जो है दिखने में कुत्ते जैसा ही दिखता है। ठीक है, भेड़िया राज्य 722 भेड़िया हैं। अब देखो 7 7 2 भेड़िए, याद करने का तरीका बता रही हूँ, कई सारे फैक्ट्स होंगे, कंफ्यूजन होना ही होना है। 7 7 2 भेड़िए, 2 भेड़िए 7 7 जा रहे थे, 7 7 2 भेड़िए 772 या 7 7 2। ठीक है, याद हो गया, वुल्फ स्टेट। ठीक, चलिए अब हमें चीता राज्य। ठीक है, चीता स्टेट भारत में आपको 1 साल ही हो गए हैं चीते आए हुए। ठीक है, पिछले साल नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के आसपास ही आपके क्या लाए गए थे, चीते लाए गए थे। तो चीता राज्य है। अभी चीते की नंबरिंग पे अभी इसको भी मैं श्योर अभी क्यों नहीं बता रही हूँ, चीतों की भी डेथ कंटिन्यू हो रही है ना, डेथ भी हो रही है। फिर इसके बाद अभी हम और भी लाने वाले हैं, तो जब प्रीलिम्स अभी और नजदीक आएगा तब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट नंबरिंग बताऊंगी कि अभी इतने चीते हैं। मैंने आज बताया, आगे होने वाले कुछ समय में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है ना, तो आ जाने दो पूरा एक, फिर आपको एक एग्जैक्ट काउंटिंग बताऊंगी, आप वो याद रखिएगा। ठीक है, बात ये हम याद रखें कि चीते माया लाए कहां से गए थे। तो देखिए नामीबिया, ठीक है, नामीबिया से चीते आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से चीते आए हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से चीते आए हैं। शुरुआत में 8 और 12 चीते लाए गए थे, 20 चीते हमारे आए थे, लेकिन फिर किसी की डेथ हुई, 2-3 की डेथ हुई। ठीक है, फिर 2-3 शावक भी नए जन्म लिए। इस कारण अभी आप इनका एग्जैक्ट फिगर याद ना रखें। ठीक है, लाए कब है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 2022 में लाए गए हैं, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, इतनी। अच्छा, कहाँ लाए गए हैं, राइट। कूनो पालपुर जो है आपका नेशनल पार्क है श्योपुर में, कूनो पालपुर याद रखिएगा। ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में जो जो आते जा रहा है आप उसे देखते जाए। ठीक, कूनो पालपुर
कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है श्योपुर में, वहां ये चीते लाए गए। ठीक, चलिए इतनी बात खत्म। अब हम एक बार बाघ देखते हैं, उसके बाद तीनों में अंतर जानेंगे। टाइगर स्टेट, हम टाइगर स्टेट हैं, बाघ राज्य हैं, बाघ स्टेट आप याद रख लें, टाइगर याद रख लें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाघ अलग है, चीता अलग है, तेंदुआ अलग है। ठीक, टाइगर स्टेट में हम फिर से नंबर 1 पे आए हैं। कुछ समय पहले ही 29 अगस्त को रिपोर्ट लॉन्च हुई। 29 जुलाई जो है टाइगर डे के रूप में मनाते हैं हम, याद रखिएगा। टाइगर डे 29 जुलाई, याद रखिएगा 29 जुलाई, ठीक है, टाइगर स्टेट। ओके, तो पहले हमारे कितने चीते थे, पहले हमारे कितने टाइगर थे, 526। ये हर 2 साल में टाइगर की गणना होती है, ठीक है। 526 टाइगर हमारे यहाँ पहले थे, अब हमारे जो टाइगर हो गए हैं वो हो गए 785। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ टाइगर 785। ठीक, क्लियर इतनी बात। चलिए ओके, इतनी बात क्लियर है। अब मैं से थोड़ा सा एक बार रफ कर दूं जितना मैंने इसको किया था, ठीक है। टाइगर स्टेट पहला नंबर 1, ये टाइगर डे आपको याद रखना है। कूनो पालपुर में क्या हैं आपके चीते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, 526 पहले थे, फर्स्ट नंबर पे हम तब भी थे, 785 हम हो गए हैं, अभी भी हम नंबर 1 पे हैं। ठीक, इतनी बात, 785 याद रखिएगा। चलो अब आगे हम बात करें नदियों का मायका। अब देखो, मायका ससुराल नहीं है, नदियों का मायका क्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश में से अधिकांशतः नदियां जो निकलती हमारे यहाँ से, लेकिन बहती बहती किसी दूसरे राज्यों में चली जाती हैं। ओरिजिन हमारे यहाँ से है, दूसरे राज्यों में जा रही हैं, इसलिए नदियों का मायका है। ठीक है, चल, तो अब देखो ये वाले जो हमने अलग अलग नाम बताए ना, ये अपन जब आंसर लिखते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन में काम आएंगे। ठीक है, चलिए, तेंदुपत्ता राज्य मध्य प्रदेश में, जैसे कि बताया, वनस्पतियां ज्यादा हैं, वन ज्यादा हैं। तेंदुपत्ता में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। ठीक है, तेंदुपत्ता, बीड़ी बनाई जाती है इससे। गिद्ध राज्य, गिद्ध भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। गिद्ध आपने देखा होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, संपाति, जटायु, ये गिद्ध की ही प्रजातियां हैं। ठीक है, मतलब वो प्रजातियां क्या कहूं, वही थे, गिद्ध ही थे वो। तो इस तरीके से वो जो गिद्ध काफी ऊंचाई में उड़ते हैं, और जो आपके जो मांस भक्षी, ये जो पक्षी हैं दोनों, गिद्ध राज्य भी मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा है, और गिद्धों की भी गणना की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है, कारण वनस्पतियां ज्यादा हैं, वन ज्यादा हैं, जानवर ज्यादा हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, घड़ियाल राज्य, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा घड़ियाल हैं। ठीक है, घड़ियालों की, ठीक है। अब आपको 2-3 जो कंफ्यूजन है, इनमें अपन अंतर देखते हैं। ठीक है, देखें, अंतर देखिएगा बाघ, तेंदुए और इन सब में। जो चीता होगा ना, ध्यान से सुनना, जो चीता होगा उस जानवर के आप फेस से समझ पाएंगे। फेस छोटा, पहली बात। उसके बाद जो उसकी आंखें होंगी ना, यहाँ पे आंसुओं की लकीर, इस तरीके से ब्लैक लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो आप समझ जाएंगे ये चीता है। चीते की और खासियत, बहुत तेज दौड़ता है, लगभग 160 किलोमीटर पर आपका जो घंटा है उसकी स्पीड से दौड़ता है, बहुत तेज, वंदे भारत की टक्कर में। ठीक है, वंदे भारत की भी स्पीड लगभग इतनी है, बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है। इतनी स्पीड में दौड़ेगा तो थकेगा तो सही, स्वाभाविक है। ठीक, चीता क्लियर हुआ। मुंह छोटा, आंसुओं की जो लकीरें हो आपकी, एक ऐसी आंसुओं की लकीर ऐसी ब्लैक ब्लैक दिखेगी, तो ये चीता होगा। अब याद करने का तरीका बता दूं, कहाँ से लाए गए हैं आपके यहाँ चीते? नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, दूर से लाए हैं, बड़े देश से। उनको शुरुआत में दुख हुआ तो रोने लगे, तो आंसुओं की लकीरें बन गई। भारत में भी चीता पाया जाता था 1952 के पहले, लेकिन भारत में चीता विलुप्त हो गया था, तो उन्हीं चीतों को फिर से स्थापित किया गया है हमारे राज्य में। ठीक, तेंदुआ और चीता आपको ऑलमोस्ट देखने में सेम लग सकते हैं। इनमें, इन जो जानवरों में जो अंतर होता है वो इन पैचेस का होता है। ठीक है, जिसके यहाँ पे आपको लकीरें नहीं दिखेंगी वो तेंदुआ होगा। तेंदुआ वैसे लंबे बिल्ली कहते हैं इनको, मुंह छोटा, ये वाली चीज इनकी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर।
टाइगर तो बढ़िया अपना है ही। टाइगर की क्या खासियत है भैया? इसके शरीर में लाइंस मिलेंगी, है ना, धारीदार होगा, वो आपका टाइगर होगा। ठीक है। शेर तो आपको पता ही है, कलर भी थोड़ा सा लाइट होता है, दाढ़ी वाड़ी, है ना। भारत में जो आपको शेर देखने को मिलेंगे, आपके गिर के जंगलों में देखने को मिलेंगे। गिर गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क याद रख लीजिए, जो कि बात निकली है तो हम याद, शेर आपको जो मिलते हैं गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं गुजरात में। गुजरात में आपको शेर देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये इतनी बात क्लियर हुई। अब चूंकि हम टाइगर की बात करी है, तो आपका जो सतना है, सतना जिला, वो टाइगर, व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता था। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। सतना जो है वो व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, ठीक है, व्हाइट टाइगर। थोड़ा सा चलिए, अब अपन बात करते हैं, आगे चले। ठीक, हाँ, घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर, इसको भी देख लो भाई। ये वो चीजें हैं जहां पे आप कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को आप दूर करें। देखो, जो घड़ियाल होगा ना, मगर बनाती हूँ, मगर तो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। ये पोर्शन सिर्फ थोड़ा सा मोटा, खाते पीते घर का लगता है मगर, ठीक है, मोटा सा। और जो घड़ियाल होगा ना, उसके इस तरीके से आपको चोंच जैसी देखने को मिलेगी। इसका मुंह पतला होता है घड़ियाल का, जो ऐसी लंबी सी चोंच, वो आपका घड़ियाल। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो घड़ियाल सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो आपका चंबल नदी में मिलते हैं। चंबल नदी में, केन नदी में और सोन नदी में, चंबल, केन, सोन। ठीक है, चूंकि घड़ियाल से बात चली है इसलिए बता रही हूं, ध्यान रखिएगा। सोन नदी सबसे ज्यादा चंबल नदी में, चंबल है आपके घड़ियालों का गढ़। चंबल नदी, सोन नदी और केन नदी में घड़ियाल सबसे ज्यादा मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर है। चले आगे। चल, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की। हमारे जो इसका, हमारा मध्य प्रदेश है, इसके लंबाई चौड़ाई देख लें, हमारा प्लॉट साइज कितना है ना। चल देखिए, ये कुछ आपका मध्य प्रदेश है। ठीक, ये आपका प्यारा मध्य प्रदेश। देखते हैं मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। अब इसे थोड़ा सा याद करने के लिए, अभी तो एकदम से अक्षांश तो याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ। छोटा सा जो डिटेल कंसेप्ट है वो आपको ज्योग्राफी वाले से, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखिएगा इस चीज को। जैसे कि हमारी भौगोलिक स्थिति है, आपको एड्रेस बताएंगे कि भाई एमपी नगर जोन 2 फलानी बिल्डिंग, है ना। तो अगर हमें अपने मध्य प्रदेश की स्थिति बतानी हो तो कैसे बताएं? तो वो जो उसका पूरा एड्रेस है ना, एड्रेस जो है, हम ज्योग्राफिकल देखें तो अक्षांश देशांतर के रूप में उसको डिस्क्राइब किया जाता है। समझ लें जरा सा, ये आपकी पृथ्वी, इस पृथ्वी को हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस में बांट दिया। इमेजिनरी है, खिंची नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस है। तो इसको क्या किया, जो लेटी हुई लाइन है ना, आड़ी लाइन, इन्हें कहते हैं अक्षांश। क्या कहेंगे? अक्षांश। लेटीट्यूड, लेटी हुई है, पसर गई है, पसरी लाइन है, ठीक है। और जो ये है आपका खड़ी लाइन है, ये है देशांतर, देशांतर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखें, इस ऐसे आपके इस तरीके से पूरी पृथ्वी कई हमने सेगमेंट में बांट दी है। क्लियर इतनी बात? हमने सेगमेंट्स में बांट दिया है पृथ्वी को। सर एक बार पूछ लेते हैं, विजिबल तो है, चमक तो नहीं रहा है? ठीक है, दिख रहा है, ठीक। चलिए, अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, है ना, मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मैं कुछ तो बताऊंगी कि यार मैं कहाँ हूँ। मैं पृथ्वी में ऊपर की तरफ हूँ, नीचे की तरफ? ये तो ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है। जैसे वो ऑटो वाला जाता है, भैया सामने सीधे चलो, यहाँ मुड़ो, यहाँ, वो बोलता है भाई ये लेफ्ट या राइट, है ना। तो लेफ्ट राइट वाली चीज है, हम इसमें वो देखेंगे डिटेल, समझना। इस पृथ्वी को हमने दो गोलार्धों में बांटा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, हो सकता है आपको ही पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये आने के बावजूद भी गलती करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते था।
उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इतनी बात। किस लाइन ने इसको डिवाइड किया? 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सॉरी उत्तरी नहीं, सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश ने। इस 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं हम विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश, नीचे जाएंगे दक्षिण में जाएंगे तो आपका दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। नीचे है साउथ पोल, ऊपर है आपका नॉर्थ पोल। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं ऊपर वाली जो आपके लोकेशन होगी ना, उसमें हम लिखेंगे नॉर्थ। क्या लिखेंगे? नॉर्थ। नीचे वाले में हम लिखेंगे साउथ। इतनी बात क्लियर? चलो, अब तुमने बता दिया यहाँ हो तुम। ठीक है, अब यहाँ 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 इन सभी जितने पॉइंट होंगे सबका अक्षांश सेम ही होगा, राइट? मैं इधर हो सकती हूँ, इधर हो सकती हूँ, इधर हो सकती हूँ, इन तीनों जगह के अक्षांश सेम ही है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो तो क्या आपको लंबी वाली भी चाहिए कि आप कहाँ हो। लंबा वाला आपको जो कोऑर्डिनेट है वो होगा आपका देशांतर। ठीक है, चलो अब मैं आप जरा देशांतर समझो। इस पृथ्वी को हमने 2 गोलार्धों में बांटा, आड़े में बांट दिया, खड़े में बांट दिया। खड़े में भी आपके 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, जो कि क्या करती है? पृथ्वी को अगेन 2 गोलार्धों में बांट दिया। अब देखो, ये हो गया पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग। ठीक है, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। ठीक है, अब पूर्वी पश्चिमी भी क्यों? पृथ्वी घूम रही है ऐसे, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ये पूरब है, ये उसका हमने क्या नाम दे दिया? ईस्ट, और ये दे दिया वेस्ट। ठीक है, चलो फिर से अब चलें। ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, ये है आपका अक्षांश और ये है आपका देशांतर। अब समझ गए? अब अगर मैं यहाँ हूं तो मेरी इस जगह से यहां से भी कोई दूरी है, और क्या यहां से भी कोई दूरी है? मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल गए ना, मैथ्स में अगर बात करें तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है ना, वही आपका क्या है? किसी बिंदु की स्थिति। समझ में आया? इतनी बात क्लियर? अब ठीक है, अब भाई कोई चीज इतनी चौड़ी है तो उसका विस्तार क्या होगा? यहां से लेके यहां तक होगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक भी होगा। हमारा मध्य प्रदेश कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं आपको एक और डायग्राम में आपके ग्लोब में मध्य प्रदेश की एग्जैक्ट लोकेशन बताती हूँ। ठीक, चलो ठीक है, थोड़ा सा मोटा। 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। हमारा जो भारत है ना, हमारा भारत यहाँ है, ये रहा हमारा भारत। ठीक, अब अपन चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश है यहाँ, ये है यहाँ का मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब क्या होगी? इसकी लोकेशन भी इतनी होगी कि नहीं? इस सेगमेंट की। अबे इस सेगमेंट को याद रखना। कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो, याद तो रख लेंगे लेकिन चीज समझ में आनी चाहिए। अभी हमें ये लोकेशन ध्यान रखना। चलिए जी, अब अपन बात करते हैं अपने मेन अक्षांश। ठीक है, चलो देखो, 21 डिग्री 6 मिनट है ना नॉर्थ से। यहाँ पे भी मैं नॉर्थ लिखूंगी। 21 देखो, इसको पढ़ते हैं डिग्री, ये डिग्री है और ये मिनट है। ठीक है, ये कोणी आपकी डिस्टेंस है, इसलिए इसे डिग्री और मिनट में बता रहे हैं। किलोमीटर में ये ऑर्डिनेट नहीं जा रहे हैं आपके। ठीक है, चूंकि ये कोणी दूरी है इसलिए इसको इस तरीके से बताया जा रहा है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। इसका मतलब क्या? मिनट आगे क्या लिखा है? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी मतलब ये हम बात कर रहे हैं आपके विषुवत रेखा से ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये आपकी विषुवत रेखा है। यहाँ आपका जा रहा है 21 डिग्री 6 मिनट और ये आपका है 26 डिग्री 30 मिनट। क्लियर? 21, 26 और 30। ठीक, चलो ये आपका हो गया यहां से लेके यहां तक। ध्यान रखना, इसके आगे आपको नॉर्थ लिखा होगा। नॉर्थ लिखा होगा। अगर नॉर्थ आपने नहीं लिखा है तो ये किसी मतलब का नहीं। कहाँ देखें? ऊपर देखें कि नीचे देखें? पूर्व में देखें कि पश्चिम में देखें?
समझ में आ रहा है? मत नंबर इज ऑर्डिनेट के, ठीक। तो 21 डिग्री 6 मिनट से आपका 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है, ओके। फिर हम इसकी, ये तो हो गई इसकी भैया कि ये आपका अक्षांश विस्तार इतना है। देशांतरीय विस्तार देखें, 74 डिग्री 9 मिनट से, ये रहा 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट। अब देखो, हम अगर ग्लोब में बात कर रहे थे तो ये हमारा 0 था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? देखो 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट, ये पूर्वी लिखा है, ईस्ट मतलब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं। पूरब तो डेफिनेटली इस तरफ है, तो आपका हम इस तरफ आ गए, ठीक है। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट, 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है, इनके बीच में आपका स्थित है 82 डिग्री 48 मिनट। अब इसे अपन तो याद करते हैं भैया, अपना काम तो याद करना है। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब देखो 216 263 तो याद रह जाएगा ना, 216 263 कोई रोल नंबर समझ लो, 12th का रोल नंबर है, ठीक है। फिर से सुनना, मैं इधर लिख रही हूँ अब, है ना। 216 263 ये आपका अक्षांश विस्तार है मध्य प्रदेश का। अक्षांश है मतलब नॉर्थ में है, ये भी याद रखना, ठीक। 216 263 बीच में ये लगा दो, जीरो तो हर कहीं, किसी के जीरो तो कहीं भी लग जाएगा, है ना। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, अक्षांश विस्तार याद हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ इतना। अब देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने इस पूरी पृथ्वी में कुछ स्टैंडर्ड लाइंस बना रखी थी, कर्क रेखा, मकर रेखा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कर्क रेखा पे गर्मी, मकर रेखा पे गर्मी और विषुवत रेखा पे गर्मी, है ना। विषुवत रेखा हो गई 0 वाली। एक अब आपके जो साढ़े 21 मिनट वाली आपकी जो, या 21 डिग्री, 21.5 डिग्री की हम बात करें, आपका 21 डिग्री 6 मिनट से चालू हुआ है 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री जो होती है वो कर्क रेखा होती है, नॉर्थ वाली। तो कर्क रेखा भी भैया हमारे बीच मध्य प्रदेश में से निकल गई, ठीक है। कर्क रेखा बीच मध्य प्रदेश में से निकल रही है, यही कारण है कि जब अच्छी अपनी गर्मी होती है तो मध्य प्रदेश में बहुत जोर की आपको गर्मी भी लगे, ठीक है। हम कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। हमारा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। MPPSC 2020 या 21 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किस जिले से नहीं निकलती, याद करा रही हूं, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर है, ओके। तो हमने आप ये याद कर लिया है कि भाई 216 263 हमारे यहाँ का अक्षांशीय विस्तार। चलो भाई देशांतर पे चलते हैं, हाँ जी देशांतर पे चले। 74 डिग्री 82 मिनट, है ना, 74 डिग्री 82, ठीक है। देखो 82 48 तो याद हो जाएगा, 82 48 तो याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 74 और इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आप 74 भी आपको याद रहता है तो भी आपका काम बन जाता है। 74 82 48, 74 82 48, ठीक है। एक्चुअली जब आप इनको वैसे याद करते हैं डिग्री मिनट में, कई बार चीजें भूल जाते हैं, इसलिए आप उसे कंटिन्यू में याद रख लें, डिग्री मिनट फिर बाद में लगा लें। 74 82 48, ठीक। इतनी बात, किसी का फोन नंबर हो तो वैसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखें, चलो इतनी चीज क्लियर। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हम अपना उत्तरी से दक्षिणी विस्तार देख रहे हैं, पूरब से पश्चिमी विस्तार देख रहे हैं, हम ये देखें कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे हमारा आखिरी बिंदु कहाँ है, सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, सुने ध्यान से। चलो, जो हमारा सबसे अच्छा एक चीज भी है कि 26 डिग्री 30 मिनट जो अपनी ऊपरी वाली लाइन जा रही है, ये सबसे जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है ना, उससे जाएगी। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग कौन सा हो गया भैया आपका, इधर मुरैना, ठीक है। तो आपका सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया आपका, मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो गया बुरहानपुर। बुरहानपुर जिसको एंट्री लेनी है, पहले यहीं से एंट्री होती थी,
इसलिए बुरहानपुर में किला था, किले का नाम था असीरगढ़ का किला। ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं इसे। ध्यान से सुनना, दक्षिणी सबसे दक्षिणी जिला है, यहाँ पे असीरगढ़ का किला जो है, असीरगढ़ का किला जो है उसे कहते हैं दक्कन की चाबी। दक्कन की चाबी क्यों कहते हैं? यहीं से पार करके आपको दक्कन मतलब दक्षिणी वाले इलाके में, जो महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, दक्कनी इलाका है, वहां प्रवेश करते हैं। ठीक, फिल्म्स का फैक्ट आज पूछा जा सकता है बुरहानपुर। ठीक है, चलिए सबसे पश्चिमी जिले की बात करें, अलीराजपुर। अलीराजपुर जी हाँ सबसे पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आप प्रवेश कर जाते हैं यहाँ से गुजरात में। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है आपका अलीराजपुर। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला देखें जहां हम आप छत्तीसगढ़ और बाकी जगह से एंट्री लेंगे, सिंगरौली जो है आपका, सिंगरौली सबसे मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक, देखो सबके नाम बड़े बड़े, सिंगरौली, अलीराजपुर, बुरहानपुर और मुरैना। ठीक है, ये भाई चंबल के लिए प्रसिद्ध है, चंबल के डाकुओं के लिए। सिंगरौली जो है आपकी ऊर्जा नगरी कही जाती है, सिंगरौली ऊर्जा नगरी। ठीक है, बुरहानपुर जो फेमस है वो केले के लिए फेमस है, ध्यान रखना। और अलीराजपुर दो चीजों के लिए फेमस है, पहला तो नूरजहां आम के लिए, लिख लीजिए, नूरजहां आम जो है उसके लिए फेमस है। दूसरा ये कुख्यात है यहाँ के साक्षरता के लिए, सबसे कम साक्षरता जो है वो आपके अलीराजपुर में। ठीक है, एक चीज के लिए विख्यात और है, भील जनजाति के लिए। झाबुआ अलीराजपुर भील जनजाति के लिए फेमस है, नूरजहां आम के लिए फेमस है, लेकिन कुख्यात है इसकी साक्षरता के लिए। सबसे कम साक्षरता आपको अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। ठीक, इतनी बात क्लियर? आगे चले, चलो अभी बचा है ना। अब देखें, ये तो भाई हमारे घर का एड्रेस हो गया कि इस वाली गली से लेके इस वाली गली तक, है ना। अब थोड़ी लंबाई चौड़ाई देखें अपना प्लॉट एरिया, है ना। चलो देखो, मध्य प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इतनी लंबाई ये जो है ना, हमारी इतनी लंबाई जो है ये है 605। चलो अपन तो एक मैप नया बना लेते हैं। ठीक है, ये जो आपकी ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण की 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है ये है 870 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। मतलब मध्य प्रदेश छोटा है, चौड़ा ज्यादा है। ठीक है, छोटा है, हाइट में छोटा है, लंबा ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। 605 870 याद कर लें, 605 870। ठीक, छह सौ पांच 870। अब चलिए देखो, 605 870, 60 58 70, 60 58 70, 60 58 70 याद हो जाएगा बस। 60 60 58 70, 605 870। ठीक है, याद रखना मध्य प्रदेश छोटा है, नाटा है, चौड़ा सा। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अब आपको आप ये देखें, अभी तक अपन ने जो पढ़ा करीबन आपके 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इतनी चीजों में कवर हो गए। ठीक है, ओके आगे बढ़े। आपको छोटा सा रफली बनाना हो तो बना लीजिए, या आपके पास जो मैप है आप उसमें इसे नोट कर लें। ठीक, चले आगे। मैप धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे, बस स्पीड में बनाना अभी तो और आड़ा टेढ़ा बना हुआ है। स्पीड में जब मैप बन सिर्फ तभी बन पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो पाएगी। ठीक है, ओके चले आगे। अब भाई अब हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में जो समय अंतराल है वो लगभग 34 मिनट का है। सुनो, यहां से यहां जब हम जाते हैं, अब एक चीज आपको बताएं, थोड़ा सा कंसेप्ट ज्योग्राफी का है, लेकिन चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो एक बार अपन फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आपको ज्योग्राफी वाले सर भी इस चीज को समझाएंगे, ठीक है। चलो इधर से इधर से ध्यान से सुनिएगा। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री जो 30 मिनट है ना, ठीक है। ये जो आपका विस्तार था, जरा इनको वो करके देखें कितना हो रहा है। अगर हम 74 से चालू हों तो 74 ऊपर ऊपर का ले रही हूँ, 82 है ना, लगभग कितने का अंतराल है आपके, है ना, 6 इसके और 2 इसके, 8 ये हो गए और 28 है ना। ठीक है, ओवरऑल में अगर यहाँ के 6 यहाँ के और 2 यहाँ के हो गए आपके 8 डिग्री, लगभग 8 डिग्री का तो ये अंतर है ना। अब आपको एक चीज बताऊं कि ये पृथ्वी जो है ना, इसमें 180 जो है वो क्या है आपके, 0 से लेके 180 आपके क्या है, देशांतर है, ठीक है। देशांतर अगर मैं पूरी बात करूं, 0 से 180 डिग्री कहते हैं। देशांतरों की जो पूरी संख्या होती है, देशांतरों की जो पूरी संख्या होती है वो होती है 360, है ना। 100 आपके 180 होते हैं ईस्ट वाले और 180 होते हैं आपके वेस्ट वाले, ठीक है। 360 आपके कुल देशांतर, ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, 24 घंटे में अपने कैसे पूरा कंप्लीट चक्कर लगाती है। इसका मतलब क्या कि 360 डिग्री जो है वो घूमने में पृथ्वी को लगते हैं 24 घंटे। कितने लगते हैं, 24, ठीक है। अब ये 24 घंटे लग रहे हैं तो मैं ये बता सकती हूँ कि 1 डिग्री में कितने मिनट लगते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट लगते हैं निकाल सकते हैं हम, ठीक है। देखें जरा, इसको अपन ऐसे लिख लें, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी भाई, 360 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब यहां से आपका ये निकल के आ गया, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है इस वाले में चीज में, किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर देखिए कोई डाउट है क्या इसमें, हाँ जी। इसमें विजिबल नहीं है, क्लियर विजिबल नहीं है उसमें, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नहीं होगा, मुझे जहां तक लग रहा है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमेगी ये निकालना है, ठीक है। कितना आ गया भाई आंसर, 15 आ गया, बहुत बढ़िया बात है। 1 घंटे में पृथ्वी आपकी 15 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट। चलो अब अपन देखते हैं 1 घंटे में 15 डिग्री है ना। चलो कंसेप्ट थोड़ा सा और आगे चले, बिल्कुल 0 से 1 घंटे में कितने मिनट, इसे मैं अच्छे से लिखता हूँ, 1 घंटे में 15 डिग्री तो 60 मिनट है ना, 60 मिनट ना, मतलब अब इसे मैं ऐसा लिख दूं कि 15 डिग्री जो है वो पृथ्वी को 15 डिग्री पार करने में कितने मिनट लगते हैं भैया, 60 मिनट लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट लगेंगे, 15 चौको 60, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। बहुत अच्छी बात है यार, ये तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं। चलिए अपने कंसेप्ट पे फिर से, हमारे में तो अंतर कितने का था भैया, 74 से 82 जाने में कितने का अंतर था, 8 डिग्री का अंतर था, मोटे मोटे रूप में 8 चौको 32 मिनट तो ये हो गए। इसके बाद हमने जो ये आगे हमारे एक्स्ट्रा में लगे हुए हैं ना, 9, 48, 82 डिग्री, मैंने वहां पे 30 लिख दिया था, ये 48 है, ये 48 है ना, 48, ठीक है। 74, 9 से 82, 48, ठीक है। टोटल ऑल कितना हो गया, 8 से ज्यादा है, इस कारण वो राउंड फिगर में 34 मिनट होता है,
लगभग आधा घंटा। मतलब क्या? सुनना, इसका मतलब क्या? अलीराजपुर और सिंगरौली में आधे घंटे का अंतराल है, ठीक है। मतलब समय यहाँ का आपका थोड़ा सा ज्यादा आगे चलता है, सिंगरौली वाले लोग आगे चलते हैं, यहाँ के लोग थोड़े से पीछे चलते हैं। याद करने का तरीका है, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी जिले में और पूर्वी जिले में टोटल ऑल जो अंतर होने वाला है लगभग आधे घंटे का अंतर है। क्लियर इतनी बात? कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा मैं मान सकती हूँ, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ये कि कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा जो है वो कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा की बात कर रहे हैं हम। कर्क रेखा कितना है भैया? देख लीजिए, 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाती है। क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी 2021 में, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं निकलती? ठीक है, कुल कितने जिलों से निकलती है? तो पहले ये देखें, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। मालवा, ये पूरा मालवा है आपका, है ना। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजर रही है, ये पूरे मालवा के बीच में से गुजर रही है कर्क रेखा। माही, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, मध्य प्रदेश की एक नदी है माही नदी। माही अपना महेंद्र सिंह धोनी वाला, है ना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, याद कैसे करेंगे? माही ने कर्क को 2 बार काट दिया, ठीक है। माही ने कर्क रेखा को 2 बार काट दिया, महेंद्र सिंह धोनी ने, तो ठीक है भाई, याद हो गया। क्लियर बात इतनी? चलो, महेंद्र सिंह धोनी को भी याद करा अपन ने, ठीक। 2 बार काटती है, ओके। अब चूंकि मैं कर्क रेखा की बात बता रही हूं तो मैं आपको अब अपन ये बात कर लें कि कौन कौन से आपके जिलों से निकलती है। पहले अपन साधारण रूप से देखेंगे, फिर इसकी ट्रिक से देखेंगे। देखें, रतलाम, रतलाम, रतलामी स्यो वाला, है ना। फिर उज्जैन, जय महाकाल। आगर मालवा, ठीक है, नया जिला बना है आगर मालवा, ठीक है। आगर मालवा के बाद आता है राजगढ़, ठीक है, राजगढ़, वो चिड़ीखो वाला, है ना, नरसिंह आपका नरसिंहगढ़ वाला, राजगढ़। फिर भोपाल अपना, विदिशा, विदिशा। फिर सागर, ठीक है, दमोह, जबलपुर, कटनी, ये यहाँ पे सीमेंट के लिए फेमस है, जब कटनी आपका, है ना, ठीक है। उमरिया, शहडोल, ठीक है। फिर से रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, ठीक है, ये यहाँ हुए। नीचे 2 अपने जिले देखें, सीहोर और रायसेन। ये जो आपका ये वाला एरिया है, बिल्कुल सेंटर वाला, ये जो 4 जिले हैं, देखें, सीहोर के बिल्कुल ऊपर से जा रही है, विदिशा के नीचे से, और रायसेन के तो बिल्कुल ऊपर से, छोटे से पार्ट से, लेकिन जा तो रही है, याद रखना है। इन 14 जिलों से आपकी कौन गुजर रही है? कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, इतने तो ये मैडम याद नहीं होने वाले हमसे। चलो देखना, रउआ, राशि, भवरासा, ठीक है, दम, जग, कटनी, उमरासा। जहां तक कि मैंने इस पूरी जर्नी को जिया है, मैंने हमेशा इतनी, इसकी यही ट्रिक देखी है, यही ट्रिक हमने भी याद की थी, यही ट्रिक आप भी याद कर लीजिए। देखिए, रउआ, राशि, भवरासा, दमजक, कटनी, उमरासा, ठीक है। कई बार होता है ना कि भाई सिविल जगह पीएससी वाले तो वो उनकी अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, तो कभी कोई तुमसे बोले ऐसे ही तो बोल देना उसको, रउआ, राशि, भवरासा, दमजक, कटनी, उमरासा, ठीक है। कभी होता है ना, अपने किसी से अपशब्द कहने हैं, तुमने उठा के ये बोल दिया, उसे भी समझ में नहीं आएगा अगर वो पीएससी वाला नहीं हुआ तो, है ना। चलिए, रउआ, राशि, भवरासा, दमजक, कटनी, उमरासा, एक छोटी सी चौपाई के रूप में याद कर लो, रउआ, राशि, भवरासा, दमजक, कटनी, उमरासा। देखें, डिटेल देखें, र फॉर रतलाम, उ फॉर उज्जैन, लिख लीजिए इसको, उ फॉर उज्जैन, आ फॉर आगर मालवा, आगर, है ना, ठीक है। रा फॉर रायसेन। ये पूरी स्थिति इसी क्रम में ही याद रखने हैं आपको, क्योंकि हाँ, ठीक है, ये वाला आप राजगढ़ याद रखें, पहले राजगढ़ आ रहा है ना, राजगढ़ याद रखें, राजगढ़,
इसी क्रम में याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के जो जिले स्थित हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर उनका क्रम क्या है और पूर्व से पश्चिम की ओर उनका क्या क्रम है, वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, चलो रतलाम हुआ, उज्जैन हुआ, आ से आगर मालवा हुआ, रा से राजगढ़ होता हुआ, सी से सीहोर। ठीक है, चलो राजगढ़ गया, सीहोर गया। ठीक है, अब चलते हैं भा से भोपाल, आपकी राजधानी भोपाल। व से आया विदिशा। ठीक है, रा से है रायसेन। ठीक है, सा से सागर, द से दमोह। ठीक, मां से क्या, ये जो दम है वो पूरा दम ही है, दमोह है। ठीक है, पूरा दम ही दमोह है, मां अलग से नहीं। ज से है आपका जबलपुर। ठीक है, जैसे जबलपुर है। ठीक है, ये जग से ग कुछ नहीं है, सिर्फ जबलपुर ही, जग मतलब जबलपुर ही है। ठीक है, कट, फिर आपका कटनी तो हमने पूरा ही लिख लिया है, कटनी। ठीक है, से हो गया उमरिया, उमरा मतलब उमरिया। ठीक है, उमरा, उमरिया। और सा से क्या बचा, शहडोल। ठीक है, रउआ राशि भवरासा, दमजग कटनी, उमरासा, इसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। नोट कर लीजिए इसे अपने पास। डाउट पूछ लें, बता दीजिए डाउट। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ जी, राजगढ़ आगर मालवा से जो शाजापुर अलग हुआ है, शाजापुर इसमें नीचे की ओर रह गया है ना, शाजापुर तो नीचे की ओर रह गया है। जब आगर मालवा, शाजापुर से जब आगर मालवा अलग हुआ है आपका, शाजापुर नीचे की ओर रह गया, ये रहा, यहाँ है शाजापुर। ठीक है, शाजापुर से भी अगर करके, शाजापुर से एक मिनट रुकिएगा जरा, आगर मालवा के ऊपर से एक मिनट रुकिए जरा, ये आगर मालवा, ये जो आगर मालवा हुआ राशि ना, जो आपकी आगर मालवा की बजाय, ठीक है, आगर मालवा की बजाय शाजापुर से निकल रहा है, ये रहे, सॉरी, ये जो आगर मालवा के बजाय ये शाजापुर से निकल रही है। इस चीज को, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो आगर मालवा की बजाय ये आपकी जो चीज है ना, ये शाजापुर से निकल रही है। ठीक है, इसे अपने को फिर शाही करना पड़ेगा। ठीक है, ये शाजापुर से निकल रही है, आगर मालवा की बजाय शाजापुर से जा रही है, इसे करेक्ट कर लीजिए। जिसने बताया उसको क्या नाम है, इसका कॉमेंट, इसका वो था ये डाउट। ओके, अखिल, थैंक यू सो मच और वेरी गुड कि आपने इतना अटेंटिवली सुना भी। ओके, ये सर शाजापुर कर लीजिए इसे। ठीक है, हो गया, यहाँ पे आगे चले। अब हम बात करते हैं ये वाली चीज कि ना, यहाँ पे आपके चले हो गए हैं, आगे चले। अच्छा, माहिंदी की हम जो बात कर रहे हैं ना,
माही नदी की जो हम बात कर रहे हैं, माही नदी इधर के धार के आसपास से निकलती है और इस तरीके से कुछ जाके बाद में इस तरीके से ये राजस्थान में चली जाती है। तो ये माही नदी कुछ इस तरीके से जाती है, इस कारण ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार आपकी यहां से, ये एक बार काटा, ये दूसरी बार, ठीक है। इस तरीके से माही नदी 2 बार काटती है, एक बार इधर पर, दूसरी बार इधर, ठीक है। चल, तो अपन आगे बात करें। ये देखिए जो आगरमालवा वाली चीज थी, ये शाहजहांपुर, ये नीचे से निकल रहा है, ठीक है। आगरमालवा के बिल्कुल नहीं, कुछ ही सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तो नहीं, कुछ ही किलोमीटर का फर्क होगा, बिल्कुल ये नीचे से निकल रहा है, इस कारण ये शाहजहांपुर, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, चल अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ पड़ोसी राज्यों की। कौन किसका पड़ोसी है? देखें, मध्य प्रदेश का जो ऊपरी आपका उत्तरी पड़ोसी है, उत्तरी पड़ोसी है, ठीक है। उत्तरी पड़ोसी में भी मैं बात करूं मुरैना से, यहां से आपका जो पड़ोसी है यहां तक, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका पड़ोसी है, ठीक है। हम अगर मध्य प्रदेश के पूर्वी पड़ोसी की बात करें, वो आपका छत्तीसगढ़ पड़ोसी है, ठीक है। पड़ोसियों से बना के चलनी चाहिए, है ना। साउथ में महाराष्ट्र आपका पड़ोसी राज्य है। इसके बाद हम बात करें अलीराजपुर, झाबुआ, ठीक है। यहाँ आपका इतने में आपका जो पड़ोसी है वो गुजरात है, ठीक है। इसके बाद आपका मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, गुना, यहाँ तक आपका जो पड़ोसी है वो राजस्थान, ठीक है। झाबुआ, अलीराजपुर जो है आपका गुजरात के पड़ोसी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम आगे, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने नाम लिया आगरमालवा, ठीक है, मंदसौर, ये जितने भी जिले हैं, एक बार हम जिलों के नाम से आइडेंटिफाई इनको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। पड़ोसी हो गए 5, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, ठीक है। किस राज्य से कितने जिले आपके बॉर्डर बनाते हैं, ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया है। कौन से राज्य, कौन सा जिला बॉर्डर बनाता है, ये भी पूछा गया, इनको डिटेल में देखेंगे, है ना, ठीक है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो बनाती है, वो बनाती है ताप्ती नदी। ये बैतूल से निकल के कुछ इस तरीके से जाती है गुजरात में, ये बनाती है आपकी दक्षिणी सीमा, ठीक है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन बनाती है? चंबल नदी। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कुछ इस तरीके से बनाती है, इधर से निकल के कुछ इस तरीके से उत्तरी सीमा आपकी चंबल नदी बनाती है। ये हो गई आपकी चंबल नदी, एक हो गई ताप्ती नदी। क्लियर इतनी बात? चल, अब अपन बात करते हैं, देखिए अभी हम जो आपको जिले वाली चीज बता रहे थे कि ये वाला जिला इससे बॉर्डर बनाता है, जब हम इसकी प्रशासनिक स्थिति, संभाग, जिले वो पढ़ रहेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में, तब आपको बताएंगे। अभी अपन इसके सेंटर पॉइंट्स और वो चीजें देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके केंद्रीय बिंदु की बात करें कि मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, भारत का केंद्रीय बिंदु, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु जो कि हमारे यहाँ है, उनके नाम एक बार देखिएगा। और अगर आप इस जगह से बिलोंग करते हैं तो खुश भी हो लीजिएगा, है ना। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु है उज्जैन का बरसाली नामक स्थान। बरसाली नामक जो स्थान है वो अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु। अखंड भारत मतलब जब भारत में आपका बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जब हमारा ही था, अखंड भारत की जब हम बात करते हैं, नेपाल, भूटान जब सब हमारे हुआ करते थे, ठीक है, तब की बात करें, तब भारत का जो केंद्रीय बिंदु था अखंड भारत का, वो उज्जैन था, ठीक। एक बात याद हुई, भारत का भौगोलिक, हम मध्य बिंदु की बात करें तो कि भाई जो पूरा आपका भारत है, ठीक है, हम इस पूरे अगर भारत के भौगोलिक बिंदु की बात करें तो कटनी, ये कुछ इस तरीके से निकलेगा। तो ये जो कटनी है ये आपका क्या कहलाएगा? भारत का भौगोलिक बिंदु, ठीक है। गांव भी कौन सा है? मनोहर गांव, ठीक है। मनोहर ग्राम जो है वो इसका नाम इसका पड़ा गया, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र बिंदु की अगर मैं बात करूं कि जो पूरी पृथ्वी है और उसका केंद्र बिंदु, ये माना जाता है उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर, ठीक है। उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर ऐसा कहा जाता है, तो इसको याद आप रख सकते हैं, ठीक है। दो चीजें हुई उज्जैन में, एक तो बरसाली नामक गांव था जो कि अखंड भारत का था, और पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी आपको
इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए अब ये क्या इसका एविडेंस है उज्जैन में कैसे, इस चीज को तो चूंकि क्या है, कई चूंकि भारत कुछ अपन धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो इस कारण भी उससे जोड़ के माना जाता है। ठीक है, ओके चलो अब हम बात करते हैं, मैंने जैसे बताया कि जिले वगैरह वाली जो बात है, मध्य प्रदेश के 53 जिले अभी हमने आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। 53 जिले मैंने क्यों नाम लिया, अब इसको भी हम शामिल कर लें अपने बोलचाल में भी। मध्य प्रदेश में 52 जिले नहीं बचे हैं, 53 जिले हो गए, 53। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, मैंने उज्जैन बता दिया है। हाँ एक मिनट ना, सॉरी सॉरी, इसमें आप इसमें ना माफ कीजिएगा, इसमें स्लाइड बनने में गलती हुई है, यहाँ पे बैतूल है, ये है ना बैतूल, सॉरी, जो बरसाली बैतूल बी भी आप याद रख सकते हैं, स्लाइड बनने में मिस्टेक हुई है। ये बरसाली जो है वो बैतूल में है, बैतूल आपका मुल्ताई ये इधर पे नीचे दक्षिणी जिला है ना बैतूल। ठीक है, ये आपका अखंड भारत का, ये आपके जो है अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली। ठीक है, ये बरसाली अखंड भारत का, पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है वो उज्जैन है, मंगलनाथ मंदिर ये उज्जैन में है। ठीक है, और एक और हमने जो देखा कटनी वाला, इसे कहते हैं भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु। 3 याद रखने, कटनी में है कटनी में है आपका कौन सा, भौगोलिक भारत का मनोहर गांव। ठीक है, कटनी मनोहर और भौगोलिक भारत का। बैतूल हो गया बरसाली गांव अखंड भारत का, और जो उज्जैन है वो पृथ्वी का। 3 आपको जो याद रखना है, कटनी बैतूल उज्जैन। ठीक, ओके चलिए ओके अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो कुछ ऑफिशियल चिन्ह हैं। ठीक है, ऑफिशियल जैसे कि हर राज्य क्या करता है, अपने कुछ कुछ सिलेक्टेड जीव जंतु कह लें, वनस्पति कह लें, उनको चिन्हित करता है, जो उन्हें कहते हैं राजकीय चिन्ह। ऑफिशियल हम उन्हें जो उन्हें मार्क कह सकते हैं, साइन कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं। एक मकसद इनका ये होता है कि उनको प्रमोट करना, उनका संरक्षण करना इसका मुख्य पर्पस होता है। ठीक है, चलिए हम मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 प्रकार से, पहला तो कौन सा है, पहली चीज, दूसरी चीज इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तीसरी चीज कि भाई ये जो पर्टिकुलर है कहाँ ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बारहसिंगा की बात करें, आपको कान्हा नेशनल पार्क में ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उसके संरक्षण के लिए अगर कुछ विशेष अभियान चलाया गया हो, काम किया गया हो, वो भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए देखें। ओके, हम मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष की बात कर लें। देखें, राजकीय वृक्ष जो है बरगद। ठीक है, बरगद है आपका राजकीय वृक्ष है। एक बार हम इनको पूरे मैप में देखते हैं, फिर इनकी डिटेल में देखेंगे। ठीक, राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। ठीक, अभी सब डिटेल बाद में देखेंगे। राजकीय नाट्य माच वो इसका राजकीय नाट्य है, नाटक। ठीक है, राजकीय नाटक। राई जो होता है आपके मध्य प्रदेश में, राई जो है डांस आपका उत्सवों पर, त्योहारों पे किया जाता है, मेन विवाह अवसरों पे किया जाता है राई। ठीक, राई जो है बेसिकली कुछ जाति विशेष लोग करते हैं, जैसे बेड़िया जाति की जो महिलाएं होती हैं वो इस डांस को करती हैं। ठीक है, ओके। राजकीय चिन्ह, आप हमेशा ये चिन्ह आपके हर जगह देखेंगे, डायरीज में देखेंगे। ठीक है, जो कई गवर्नमेंट आपके संस्थाएं हैं वहां पे राजकीय चिन्ह बना हुआ है, इसमें भी बरगद है। ठीक है, आगे देखें, राजकीय पक्षी दूधराज, शाही बुलबुल। किसी ने देखी हो तो कमेंट कर सकता है, मैंने तो अभी तक नहीं देखी इसको। ठीक है, देखी हो तो पहचान में नहीं आई। ये राजकीय आपका जो पक्षी है दूधराज इसे कहते हैं, दूधराज कहते हैं, शाह बुलबुल भी कहा जाता है। ठीक है, राजकीय पशु बारहसिंगा, 12 सींग, वो ऐसे पूरे इसके 12 सींग होते हैं। ठीक है, ये देखा है मैंने, आप में से किसी ने देखा हो तो बता सकते हैं। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। ठीक है, फिर राजकीय फल आम, जी हाँ वो
बढ़िया। नूरजहां के लिए फेमस है हम, सुंदरजहां के लिए फेमस है हम, ठीक है। ये तो कुछ विशेष प्रजातियां हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आम काफी मात्रा में भी होता है। तो राजकीय आपका जो फल है वो आम है। राज की जो मछली है वो है आपकी महाशीर। महाशीर जो है वो राजकीय मछली है आपकी। तो इन राजकीय चिन्हों को आपको याद रखना है। राजकीय के साथ साथ राष्ट्रीय भी होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी जैसे मोर है, हमारे यहाँ का बुलबुल है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ कौन है, वो बारहसिंगा है, ठीक है। नेशनल और राज्य वाले, ठीक। इसके बाद एक आता है, हमने एक नया गाना भी है। राजकीय गान जो है वो है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का है संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये वाला जो आपका गाना है राजकीय गान है। किसी ना किसी ने सुना ही होगा, 1 नवंबर को जब परेड होती है तभी गाना जरूर बजता है ना। चलो आगे चलते हैं, सबकी डिटेल देख लें। कहीं भी एक भी हमें पॉइंट नहीं छोड़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आए और हम ना कर पाए, ठीक। यही मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये मध्य प्रदेश का सेक्शन वो है जहां हम एमपी वाले तो बहुत अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर के राज्य वालों को आपका राज्य इतनी डिटेल में नहीं मालूम होगा, है ना। और मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेलकम टू मध्य प्रदेश, ठीक है। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। वैज्ञानिक नाम इसका है रुसवंश दुआओसेली। दुआओसेली तो याद ही नहीं होगा, है ना। तुम तो रूस वंश याद रख लो, रूस, ठीक है। हमारे यहाँ का बारहसिंगा रूस तक फैला हुआ है ना, तो रूस वंश, ठीक है। रुसवंश इससे बोलते हैं, रुसवंश जो इसका नाम है। ये जो है ना, इसके अंदर तुम सींग विंग और लगा लो। अब शुरुआत से तो नहीं उसके सींग डेवलप होंगे, छोटा बच्चा है, सींग बढ़िया डेवलप होंगे उसके, ठीक है। प्रजाति भी कौन सी है, ब्रेडरी प्रजाति। अब इनमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो जो आपका ब्रेडरी प्रजाति का है वो आपका बारहसिंगा है, ब्रेड बारहसिंगा, ठीक। बाहुल्य कहाँ मिलता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में। मैंने आपको बताया था कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिलता है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। मंडला बालाघाट में ये जो आपका बेसिकली मंडला में आपका कान्हा जो नेशनल पार्क है वो अवस्थित है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, यहाँ का भी भूरसिंह बारहसिंगा जो है, इसको मैस्कॉट बनाया गया था इस कान्हा नेशनल पार्क का। मैस्कॉट मतलब उसके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने एक उसका फोटो बढ़िया फोटो लगा के बढ़िया पब्लिसिटी कर रहे थे। भूरसिंह बारहसिंगा याद रखिएगा। अब एक और चीज आपको बताती हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खेलो एमपी यूथ गेम हुए थे मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर या इसी साल, है ना, वो आप देख लीजिएगा। खेलो एमपी यूथ गेम जो हुए थे उसका मैस्कॉट भी बारहसिंगा ही था, ठीक है। एक छोटे से ऐसा वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैस्कॉट आपका भूरसिंह हो गया, ठीक है। चलो, घोषित कब किया गया भैया, 1981 में। 1981 में इस बारहसिंगा को हमने घोषित कर दिया कि आज के दिन से हमारा राजकीय जो आपका पशु है वो बारहसिंगा होगा, ठीक। 1981 याद रखना। और देखिए 2017 के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंह द बारहसिंगा के नाम से अपना शुभंकर जारी किया था, मैस्कॉट जारी किया था। कान्हा किसली नेशनल पार्क का मैस्कॉट था भूरसिंह, ठीक। 1981 याद रखिएगा, 1981, ठीक है। चल, राजकीय पक्षी दूधराज, ठीक है। बुलबुल से हम शाह बुलबुल कहते हैं। दूसरा नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर, फ्लाई है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम है। कैसा बढ़िया सुंदर सा दिखता है, इसकी पूंछ थोड़ी लंबी होती है। पूंछ मतलब जो पूंछ नहीं, पंख कहेंगे उसे, ये थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। बड़ा सुंदर सा दिखता है, मेरा सौभाग्य भी नहीं आया इसे देखने का, ठीक है। मिलता कहाँ है भाई, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में सरदारपुर अभ्यारण्य, धार, और जो सैलाना है रतलाम में, वहां पर। अब मैं दोनों जगह गई नहीं हूं तो मुझे कहाँ से देखने को मिलेगा, सरदारपुर अभ्यारण्य और आपका जो सैलाना है रतलाम में, वहां पर, ठीक है। शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, या हम बात करें दूधराज, कब घोषित किया गया, 1981 में। चलो, पशु पक्षी दोनों एक साथ थे 1981 में, ठीक, याद हुआ। 1981, 1981। मछली की अगर हम बात करें, मछली महाशीर, MM हो गया, मछली महाशीर, ठीक है। ऐसी दिखती है, ठीक। अब कलर इसमें तुम्हें पर्पल से दिख रहा है, जरूरी नहीं इसी कलर की हो, ठीक है, पिक्चराइजेशन है, ठीक है। फिर इसका नाम क्या है, टॉर प्यूटिटोरा, इसलिए इसका नाम है टॉर
देखो टोरा टोरी है ना, टोरा टोरी बुंदेलखंड में या कई जगह लड़के लड़की को टोरा टोरी कहते हैं। तो टोर टोर, टोर टोर नाम है मछली का। टोर प्यूटी टोरा पूरा नाम याद ना हो तो टोर टोर भी याद होगा तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। प्रजाति इसकी क्या है, टोर प्रजाति है और इसका साइंटिफिक नेम है। बाहुल्य कहाँ मिलती है भाई, नर्मदा नदी में मिलती है। खंडवा खरगोन नर्मदा नदी के ही क्षेत्र है। नर्मदा नदी में आपको टोर टोर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। घोषित कब हुआ, 2011 में। देखो याद कैसे करना है, 2011 टोर टोर, टोर टोर 11 याद हो जाएगा, ठीक। बाकी तो 81 वाले थे पशु पक्षी, मछली हो गई आपकी 11 की। बड़वा, बड़वा, ठीक है। बड़वा में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। बड़वा खंडवा खरगोन के पास में आता है बड़वा, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है महाशीर प्रजनन केंद्र कहां पर है, ठीक। जब आप प्रीलिम्स के जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज आपने सुना होगा, हिरण और मृग, है ना। हिरण और मृग में भी अंतर होता है। हिरण जो होता है वो साल में अपने एक बार सींग गिरा देता है, ठीक है। इस आपको हिरण के जो सिर पे बहुत ज्यादा सींग नहीं देखने को मिलेंगे, साल में एक बार गिराते हैं, ठीक है। जबकि मृग कंटिन्यू रखते हैं उसको, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। राजकीय वृक्ष बरगद, ठीक है, विशाल जटाओं वाला बरगद, ठीक, आपका राजकीय वृक्ष है। वनस्पतिक नाम देखें, फाइकस, ठीक है, फाइकस वैंगेले। फाइकस भी याद होगा आप तो भी आपको याद हो जाएगा, फाइकस वैनगेले, वैनगेले फाइकस, ठीक है, बरगद फाइकस। फिर प्रजाति बात करें, इसकी प्रजाति फाइकस ही है, ठीक है। एक आपके नाम हो गया, कब सरनेम हो गया, फाइकस वैंगेले या फाइकस प्रजाति, ठीक है। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये तो घर के सामने मिल जाएगा आपको बरगद, ठीक है। वर्ष 1981 तो वृक्ष और पशु पक्षी, वृक्ष और पशु पक्षी आपको एक साथ ही घोषित किए गए थे 1981, ठीक है। वृक्ष, वृक्ष भी तो क्या, वृक्ष के आसपास ही कौन रहेंगे, पशु पक्षी रहेंगे। तीनों 1981 में घोषणा की गई, ठीक है। अब पहला बरगद पार्क कहाँ बनाया है भैया, इंदौर में। देखो मध्य प्रदेश सरकार एडवर्टीजमेंट के लिए उनको बचाने के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकती है, तो हाँ जी सर, इसमें मुझे डाउट दिख नहीं रहे हैं, मुझे डाउट किया तो मुझे उसमें से देख के बताएं। ब्लर, ब्लर बहुत ज्यादा है, विजिबल नहीं है, देखिए विजिबल नहीं है सर। हाँ मुझे डाउट सर, बहुत ज्यादा ब्लर है यहाँ पे, मतलब देख ही नहीं। जितने डाउट्स हैं अभी ले रही हूँ, डाउट है ना। हाँ, मैं आपके जितने डाउट्स हैं अभी ये बस सेशन के बाद 5 से 10 मिनट में आपके सारे डाउट्स ले लूँ, ठीक है। तो पहला बरगद पार्क आपका इंदौर में हो गया, ठीक है। आगे चले, आम, जो आपका राजकीय फल है जो कि आम है, ठीक है। कोई भी मुंह में पानी मत लाना क्योंकि अच्छे लग रहे हैं आम देखने में। मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा, सॉरी मैंगीफेरा इंडिका जो है, मैंगीफेरा जो इंडिका है वो आपका इंडिया में ही हो रहा है। मैंगो, तो ये आपका क्या हो गया, राजकीय वृक्ष, आपका फल हो गया, पूरे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है हमारे यहाँ की प्रजाति, प्रजाति जो फेमस है वो है नूरजहां। नूरजहां की खासियत सुने आप, ये एक आम करीबन 2 से 3 किलो का आम, आपको इतने बड़े बड़े आम देखने को मिलेंगे। नूरजहां लिख लीजिएगा, अलीराजपुर में आपको मिलता है। नूरजहां, अलीराजपुर, कठीवाड़ा जो आपका एरिया है वहां देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसी के साथ अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का एक और आम है सुंदरजा आम, रीवा क्षेत्र में मिलेगा। सो जीआई टैग मिला है रीवा क्षेत्र में आम सुंदरजा। इसका शेप जो है वो काफी सुंदर होता है, बड़ा सुंदर सा दिखता है, टेस्ट में भी अंतर है, इस कारण इसका नाम सुंदरजा है। सुंदरजा, नूरजहां तो खाने का मौका मिल चुका है, लेकिन सुंदरजा अभी तक खाया नहीं है, तो उसकी उम्मीद आप भी लगाइए और हमें तो है। इसके बाद अपन बात करें, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? रीवा में। रीवा को आम जिला भी कहते हैं, याद रखिएगा, आम जिला रीवा। आम जिला क्या है भाई आपका? रीवा, याद रखें, ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए, और रीवा के भी गोविंदगढ़ में, रीवा में एक जगह है गोविंदगढ़, वहां पे आम का आपका अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, आम जिला रीवा को कहते हैं। 2 आम की प्रजाति हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फेमस, नूरजहां और आपका ये वाला सुंदरजा। नूरजहां के लिए भी जीआई टैग की बात की जा रही है, सरकार ने ये बात कर रही है कि नूरजहां को भी जीआई टैग बनाया जाए, एप्लीकेशन लगाई जाएगी, तब इसकी चीज आगे बढ़ेगी, ठीक है। सुंदरजा को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक। मुझे लगता है डाउट्स ले लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम भी हो गया है। ठीक है, चलो जब तक अपने स्पोर्ट्स भी देख लेते हैं। हम राज्य के खेलों की बात करें तो मलखंब, मलखंब एक वो खेल था जो कि अभी नहीं, बहुत पहले से खेला जा रहा है। मलखंब 2013 में घोषित किया गया मलखंब को राजकीय खेल, ठीक है। उज्जैन में जो है मलखंब एकेडमी भी है, उज्जैन में इस मलखंब को काफी प्रमोट किया गया है, वहीं पे इसका ट्रेनिंग सेंटर है, सिखाते हैं। और मलखंब जो है ये इस प्रकार का एक खंबा होता है, छोटा सा, छोटा तो नहीं, करीबन 4-5 अलग अलग फीट का खंबा होता है, उसमें ये करतब किए जाते हैं, इस खेल को किया जाता है, ठीक है। कभी बार इस पे खड़े होकर पोस्टर बनाए जाते हैं, बैठ के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मलखंब के बारे में 2 चीजें और जो पूछी गई हैं। पहला, प्रभाष जोशी, प्रभाष जोशी जो सम्मान है वो मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। 2013 में ये मलखंब को राजकीय खेल बनाया गया। मालवा क्षेत्र, मालवा में भी उज्जैन में इसकी अकादमी है। अब 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पिछले ही साल मलखंब को जो हमारे खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स होते हैं, याद रखिएगा, खेलो इंडिया, जो हमारे यहाँ खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 5-6 साल पहले शुरू किए गए, 5 वर्जन हो चुके हैं खेलो इंडिया के। खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उसमें मलखंब को भी शामिल किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2-3 लोगों के नाम है, योगेश मालवीय, ठीक है, मलखंब के काफी आपके फेमस व्यक्तित्व रहे हैं, योगेश मालवीय, ठीक है, ठीक। खेलो इंडिया में शामिल हुआ। और जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, हर साल कुछ खेल के पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी मलखंब शामिल हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मलखंब के बारे में ये 2 चीजें, ठीक है। चलिए, क्या डाउट्स आ गए बताओ? बरसाली बैतूल में तो बताया, प्रभाष ही है ना, हाँ, प्रभाष ही है वो नाम। और देखो आप, ये सफिशिएंट है ना, ये आपकी जो आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो एक हिंदी ग्रंथम एकेडमी की बुक आती है, मध्य प्रदेश स्पेसिफिक बुक आती है, वो ले सकते हैं आप। तथ्यबाण की द ग्रंथम है, वो भी ले सकते हैं, ये दोनों बुक अच्छे हैं। सारी चीजें आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, ये जो भी इसमें लिखा है वो आपको PDF मिल जाएगी,
ये जो रिटर्न पीडीएफ पे है ना, जो मैंने इसके सामने लिखा है, वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्लास के बाद, है ना। लेकिन आप कोशिश करें, आप खुद से भी नोट करते जाएं। कुछ चीज छूट गई है तो ओके, और अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा सा रोक दीजिए, थोड़ा सा धीरे, आप बता सकते हैं, है ना। आज पहली क्लास थी, अगर आपको लगता है कि मैम कुछ ज्यादा स्पीड में जा रहे हो तो आप रोक सकते, मैं रुक जाऊंगी, कुछ चीज लिखूंगी तो मैं रुक भी जाऊंगी, ठीक है। और बताइए, ठीक है, ओके। सो आपका मलखम्ब हुआ, ठीक। अब हम बात करते हैं अपनी राज्य की फसल की, सोयाबीन। हम भाई, अच्छा हाँ, एक चीज छूटी है, जो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। हमारे यहाँ सोयाबीन प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है, इस कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, जी जी, ठीक है, ओके। सो सोयाबीन जो है हमारी राज्य की फसल भी है, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। भाई इतने नाम तो किसी के भी नहीं होंगे, शॉर्ट नेम तो, है ना, मध्य प्रदेश है अपना। तो ये जो सोयाबीन जो है वो फसल है लेम्यूमिनेसी कुल की, ठीक है। ये कुल अलग अलग उनके कुल होते हैं फसलों के भी, है ना, उसी वहां से वो ओरिजिन हुई है। वानस्पतिक नाम देखें, ग्लाइसिन मैक्स, ये तो कोई बड़ी कंपनी लग रही है ग्लाइसिन मैक्स तो, है ना। मैक्स मैक्स ब्रांड से आप याद रख सकते हैं कि इसका वानस्पतिक नेम है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। इसमें देखो, समृद्धि, प्रसाद, अहिल्या, अहंकार, वाह वाह। देखो अहिल्या जी को, है ना, अहिल्या बाई को प्रसाद खा के अहंकार नहीं आया, अहिल्या बाई को प्रसाद खा के अहंकार नहीं आया, बल्कि समृद्धि हो गई, बल्कि क्या हो गई, समृद्धि। अहिल्या जी को प्रसाद खा के अहंकार नहीं आया, बल्कि क्या हो गई, समृद्धि हो गई। याद हो गया। देखिए ऐसा है, ये ट्रिक आपके अनुसार बदल सकती है, लेकिन जब आपको बहुत सारी चीजें याद करनी हो ना, तो उन्हें एक आध किसी फॉर्म में याद कर लिया करें। जरूरी नहीं आपको वो ट्रिक पूरी याद रह जाए, लेकिन सामने जब क्वेश्चन दिखता है ना, तो आपको याद जरूर आ जाता है कि यार हमने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सोचा था, बनाया था, बोला था, है ना। इस कारण ही बनाई है, अदरवाइज कोई उद्देश्य नहीं है इनको ऐसा किसी को आहत करने का, है ना। चलिए उत्पादन क्षेत्र देख लें, मालवा, इंदौर, उज्जैन, ये वाला जो एरिया है सोयाबीन के लिए काफी फेमस है, ठीक, ओके। सोयाबीन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो उसमें होते हैं, है ना, काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोयाबीन में, ठीक है, ओके। सोयाबीन तिलहन फसल है, तेल निकाला जाता है। हम राजकीय नाट्य की बात कर लें, इसके बाद बस हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे। राजकीय नाट्य, नाटक होता है, बढ़िया स्टेज परफॉर्मेंस होती है। मार्च, मार्च होता है, मार्च है, मालवा क्षेत्र में होता है। राजकीय नाट्य है आपका। कलाकार कौन है भाई, नाम याद रखना, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ये कुछ फेमस आपके कौन है, कलाकार है, भाई लोग तो बहुत हैं, फेमस ये हैं। मालवा जो है, ये आपके मालवा क्षेत्र में जो होता है मार्च, लोक जीवन पर आधारित होता है, मतलब जो जन सामान्य की जो क्रियाकलाप रहते हैं, जीवन होता है, उस पर आधारित है, ठीक है, ओके। अब इतना जो राई के बाद से है वो हम कल करेंगे, क्योंकि आज की क्लास हो भी चुकी है, टाइम भी हो चुका है। अब किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास इसी के बाद से होगी आपकी, 5 मिनट के अंदर नेक्स्ट क्लास भी चालू हो जाएगी। किसी को और डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। अलंकार, 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 मैंने अहंकार बोल दिया। अहिल्या जी, अलंकार, प्रसाद और समृद्धि, ठीक है। अलंकार तो भाई एक अलंकार तो आपका वो भी है, जहाँ पे हम उसमें बात करते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और एक अलंकार आभूषण है। तो आप अहिल्या जी आभूषण पहनी है, प्रसाद और समृद्धि, वैसे भी याद रख सकते हैं। अलंकार, सॉरी माय मिस्टेक, अहंकार मैंने बोल दिया था, अलंकार, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, खत्म करें क्लास आज की, वाइंड अप करें। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, अभी आप कल की क्लास और अटेंड कर, पहले कल की क्लास अपन और लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी पूरी नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी पूरा नहीं हुआ है अभी, ठीक है। क्लास खत्म करें, किसी को कोई डाउट?
चलिए, इस क्लास बट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली ये आपका जो 1.5 घंटे की क्लासेस रखी हैं। अच्छा, चलिए चलिए, अपन ये आगे जो भी आपको आगे और भी आपकी क्लासेस रहेंगी, जिस स्लाइड में हम डिटेल में और देखेंगे। देखिए, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पे हमने जो पढ़ेंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी मत लगाइएगा, अपन कल लगाएंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर प्रीलिम्स के बाद आपको यहाँ पे मेंस के 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के फॉर्मेट में भी आपको लिखना बताया जाएगा, ठीक है। जैसे ये 3 मार्कर है, 5 मार्कर, 11 मार्कर, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप और अपने एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सकें। प्रीलिम्स में दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जो है अभी हमें प्रीलिम्स निकालना है ना। तो अभी मेंस की आंसर राइटिंग आप अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़ना है, कंसेप्ट समझना, बाद में देखी जाएगी, ठीक है। अभी नहीं, पहले सिर्फ कंसेप्ट समझना, ठीक है। प्रीलिम्स के ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको इसमें जो प्रीवियस ईयर में अपने आए हैं वो भी बताए जा रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं अपन। रियासत बताएंगे, सब बताएंगे, बिल्कुल सब बताएंगे। 5 रियासत कौन कौन सी हैं? बुंदेला रियासत है, भोपाल रियासत है, होलकर रियासत है, सिंधिया रियासत है और एक बघेलखंड की जो रियासत है। ये 5 रियासत है मध्य प्रदेश में, आप पढ़ेंगे।